जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? बड़ी उदास कर देने वाली खबर है। रिजवाना बची है 14 साल की, उसके साथ जो कुछ हो रहा है अब, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर लोग इस सारे वाक़े को जानते हैं। मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उन तफसीलात में एक बात ये भी है कि रिजवाना की हालत वाकई क्रिटिकल है। ये किसी वक्त भी दुनिया से रुखसत हो सकती है, और अगर खुदा ना खास्ता ये दुनिया से रुखसत हो गई तो जज साहब और उनकी बेगम साहिबा के साथ क्या होगा, क्या ये बनेगा, ये भी मैं आपको आज के वीलाग में बताऊंगा। और रियासत पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने दोनों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस होगी, और जो जज साहब की अहलिया है उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अब जज साहब की तरफ से एक रिस्पांस आया है कि मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, और अगर कल को मैं बाइज़्ज़त बरी हो गया तो मेरे बच्चे और मैं और मेरी बेगम, उनका क्या बनेगा, हम सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करेंगे। तो जज साहब का ये नुक्ता दुरुस्त है, और इस सारे केस के अंदर जज साहब और उनकी बेगम साहिबा के साथ क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। आपने चंद दिन पहले एक रिजवाना नाम की लड़की 14 साल जिसकी उम्र है, सरगोदा की रहने वाली है, वो इस्लामाबाद में सिविल जज आसम हफीज़ साहब के घर काम करती थी, और उनकी अहलिया सोमिया बीबी, और उनकी ये मुलाजमा थी। इनको किसी एक दरमियान के साहिब थे, जो अमूमन कुछ लोग होते हैं जिनको वचोला कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बड़े दूर दूर से, गाँव से, छोटे शहरों से बच्चों को ला के बड़े बड़े घरों में मुलाजम रखते हैं। तो ये एक ज़रिए की तवस्सुस से जज आसम हफीज़ साहब के घर पहुंची, इनकी बेगम साहिबा के पास वो रहीं। अब जज साहब का अपना एक एतराफ़ी बयान है, इनका अपना ये ख्याल है, अपनी इनकी डिक्लेरेशन है कि मेरी बेगम जो है थोड़ी सी नफसियाती मरीज़ा है, लेकिन वो किसी पर तशद्दुद नहीं करती। तो अब जो नफसियाती मरीज़ा है वो कुछ भी कर सकती है, ज़ाहिर है ये तो अब एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। लेकिन जो ख़बर सामने आई वो ख़बर ये थी कि शायद इस बच्ची ने घर पे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने कोई चोरी की है, और उसके बाद बेगम साहिबा ने डंडों से और बैट से इस बच्ची को ज़दोकोब किया, इसके दोनों बाजू तोड़ दिए, इसकी टांगों के ऊपर वार किया गया, ये अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। फिर सर के ऊपर बैट मारे गए, फिर वहाँ पे ज़ाहिर है सर के ऊपर ज़ख़म बने, फिर उन ज़ख्मों का इलाज नहीं किया गया, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, बाकायदा कीड़े पड़ गए। जो डॉक्टर्स वहाँ पे इस बच्ची का इलाज कर रहे हैं वही कहते हैं कि जब हमने उसकी हालत देखी तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हमने कीड़े सिरकते हुए उसके ज़ख्मों में देखे। फिर वो ज़हनी तौर पे ज़ाहिर बच्ची लाचार हो चुकी है, उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, उसके फेफड़ों का प्रॉब्लम है, और उसे बार बार ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। फिर बड़े उसके ऑपरेशंस किए, और बहुत सारे ऑपरेशन अभी किए जाने बाकी हैं। और इस बच्ची को तेज़ाब फैलाने की कोशिश भी की गई। ये जो कमोड साफ़ करने वाला तेज़ाब होता है वो इसके मुंह में ठूंसा गया ताकि ये बोल ना सके या फिर ये फ़ौत हो जाए, लेकिन बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि बच गई। और फिर जब जज साहब को पता चला तो उन्होंने ज़ाहिर अपनी बेगम की ठीक ठाक खचाई की, क्योंकि उनको पता है कि ये जब स्कैंडल बनेगा तो मेरे साथ क्या होगा, ये हमारे ख़ानदान के साथ क्या होगा। फिर बेगम साहबा ने बच्ची के वालिदैन से रब्ता किया, उनसे कहा कि मैं बच्ची को ला रही हूँ, वो घर आना चाहती है तो आप उसको रिसीव कर लें। फिर उन्हें वहाँ पे अड्डे पे अपनी गाड़ी पे लेके गई, वहाँ पे उनके हैंड ओवर किया और उसके बाद चली गई। अब जज साहब के दो मौक़िफ़ हैं। जज साहब ये कहते हैं कि मेरी बेगम नफसियाती मरीज़ है, लेकिन वो तशद्दुद नहीं करती, तो ये तशद्दुद जो है किसी और जगह हुआ है। बल्कि उनका ये कहना है कि वालिदैन के पास बच्ची अपने पाँव पे चल के गई थी, अब वालिदैन ने ये किया है। अब सवाल यह है कि कौन से ऐसे वालिदैन होंगे जो अपनी बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद करेंगे, फिर उसे अपने घर में रखेंगे, फिर उसके ज़ख्मों का इलाज नहीं करवाएंगे, फिर उसमें कीड़े पड़ने का इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद फिर जब वो बच्ची मरने के करीब हो जाएगी तो फिर उसे अस्पताल लेके जाएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, फिर वो शोरो गोगा करेंगे। ये कौन से वालिदैन हैं? तो अब अगर ये वाक़या इसी तरह ही है जिस तरह कहा जा रहा है, तो फिर जज साहब को मेरा ख्याल ये कि आने वाले दिनों में बड़ा टफ़ टाइम देखना पड़ेगा। वज़ीर साहब ने इसका नोटिस ले लिया है, उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि ये हो या कोई और हो, किसी कीमत पे किसी शख्स के साथ रायत नहीं की जाएगी। अब बेगम साहिबा की ज़मानत हो चुकी है, और ज़मानत आज तक थी, तो आज के बाद किसी वक्त भी ख़ातून को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बाकायदा सर्कल किया हुआ है, खुफिया इदारे जो हैं वो एक्टिव हैं, उनको पता है कि सोमिया बीबी कहाँ रहती हैं और कहाँ कहाँ वो जाती हैं, सारी उनकी लोकेशन जो है वो इदारों के पास है। अब जो ही ये ज़मानत ख़त्म होगी तो उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी अमल में आ जाएगी।
अब यहाँ पे जज साहब का एक और पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि बड़ा वैलिड है। उन्होंने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल को अगर हम बरी हो गए या ये सारा केस झूठा साबित हुआ तो मैं कहाँ स्टैंड करूँगा, मेरा जो मीडिया ट्रायल किया गया है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। जज साहब की ये बात 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेजिडी यही है कि जब भी कोई केस होता है तो हम उस केस को इतना ज़्यादा उठाते हैं, इतनी मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं कि वो फैमिली बर्बाद होकर रह जाती है। अब ये यकीनन उनकी बात दुरुस्त है कि कल को मेरे बच्चे जब स्कूल जा रहे होंगे तो वहाँ पे वो कैसे फेस करेंगे सवालों को, या मेरी बेगम साहबा घर से बाहर जाएंगी तो वो कैसे लोगों की नज़रों को फेस करेंगी। और मेरा अपना कैरियर है, मैं अदालत में बैठता हूँ और जब मैं फ़ैसले करने लगूँगा और मुखालिफ वकील जो हैं वो खड़े होकर सवाल करेंगे तो मेरे पास क्या जवाब होगा। तो मीडिया ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये बात उनकी दुरुस्त है। लिहाजा अब सीखने वाली बात जज साहब ये है कि जब भी किसी का केस आपके पास आए तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालतें ज़ाहिर अलाउ करती हैं। जब वो अलाउ करती हैं तो फिर इसी किस्म के मामलात होते हैं। लेकिन इससे पहले क्योंकि ये सब कुछ दूसरों के साथ होता रहता था तो जज साहब ज़ाहिर खामोशी से देखते रहते थे। लेकिन अब क्योंकि इनके ऊपर बीत रही है तो मेरा ख्याल है ये है कि अदालत को कोई प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, एक ऐसा कानून, ये एक ऐसी रवायत बनानी चाहिए कि किसी शख्स का भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया ट्रायल ना चल सके। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इस किस्म के वाक़यात होंगे और दर्दनाक वाक़यात होंगे जिसमें एक बच्ची डेथ बेड पे पहुंच जाएगी तो फिर ज़ाहिर है सोसाइटी को एक्टिव होना पड़ेगा। जब सोसाइटी एक्टिव होगी तो फिर आपसे पूछेगी, जब आपसे पूछेगी तो ज़ाहिर है फिर एक मीडिया ट्रायल भी होगा और फिर आपको थोड़े से हॉट वाटर्स में भी आना पड़ेगा। तो वो जैसा क्योंकि इस वक्त हॉट वाटर में है तो उन्हें बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ तजावीज़ रखना चाह रहा हूँ और मेरा ख्याल ये है कि इन तजावीज़ पे अगर अमल कर लिया जाए तो रुज़वाना जैसी बच्चियाँ मज़ीद इस अज़ाब का शिकार नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में 60% आबादी ऐसी है जो ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारी और इनके बहुत ज़्यादा बच्चे भी हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि बड़े लोग जैसे आसम हफीज़ साहब जैसे लोग हैं, ये अगर दूसरों की बच्चियों को या बच्चों को नौकरियां नहीं देंगे तो ये 60% लोग कहाँ जाएंगे। तो हम पाकिस्तान में ये कोई कानून नहीं बना सकते कि जब तक कोई बच्ची या बच्चा 18 साल की उम्र को नहीं होता उससे पहले उसको जॉब नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुमकिन नहीं है, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी उससे कहीं ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है लोगों के हालात इतने नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को बड़ा करके फिर किसी जॉब पे पहुंचाएं या किसी काम पे लगाएं। तो ये इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं सहारा चाहिए होता है और बड़े लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें इन बच्चों का सहारा बनना चाहिए। तो आप रुज़वाना जैसी जो बच्चियाँ हैं उनको जॉब चाहिए सोसाइटी में। तो मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों की जॉब्स पर पाबंदी लग जाए, क्योंकि अगर इनको जॉब्स नहीं मिलेगी तो इनका ख़ानदान कहाँ से खाएगा, ये ख़ुद बच्चे कहाँ से कपड़े पहनेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मुखैर जो इन बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इन बच्चों की तरबियत भी करते हैं, फिर इन बच्चों की या इन बच्चियों की शादियाँ भी करते हैं। तो ये सारा सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट को ऐसी बॉडी ना बनाए कि जो इन बच्चों के बारे में बाकायदा तहकीक करे, इन बच्चों को बाकायदा रजिस्टर्ड करे। उसे पता होना चाहिए कि बच्चे की हेल्थ क्या थी, बच्चे का इशू क्या था और बच्चे की तालीम क्या थी, वो किस घर में मुलाजमत करता रहा और वहाँ जो मुलाजम रखने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। तो मेरा ख्याल है एक बॉडी बन जानी चाहिए कि जो मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करे कि जिस शख्स को कोई बच्चा या बच्ची या कोई बड़ा आदमी मुलाजम रखना है तो वो बाकायदा अपनी दरख्वास्त दे और जो बच्चा और जो बच्ची किसी के घर मुलाजमत करना चाहती है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले और बाकायदा उसको एक कार्ड जारी किया जाए और कतन ये पाबंदी न लगाई जाए कि इस बच्चे को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। सरे-दस ये मुमकिन नहीं होगा। तो आप बस इजाज़त दे दें लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन के बाद उस बच्चे को एक नंबर भी दिया जाए कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती हो, कोई इशू हो तो ये टोल फ्री नंबर है, तुमने फ़ौरी तौर पे अपना सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बता देना है कि उसके आपके साथ क्या हो रहा है। तो वो फिर पुलिस ज़ाहिर पहुँच जाएगी, इंतज़ामिया पहुँच जाएगी तो उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन का बाकायदा प्रोसेस होना चाहिए कि हर बच्चे के बारे में, हर बच्ची के बारे में, और अगर उससे बड़े लोग हैं या 18 साल से प्लस हैं या 25 साल तक हैं तो उन सब की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इससे एक डाटा भी बन जाएगा और साथ साथ बच्चे प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे और रियासत भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व रहेगी। फिर कोई भी शख्स होगा, वो जज हो, वो फौजी अफसर हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो बिजनेसमैन हो, वो किसी बच्चे के साथ, बच्ची के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं कर सकेगा। उन सबको पता है कि स्टेट अब इस सारे मामले के अंदर है। तो अगर मेरी तरफ से कोई कोताही हुई तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे ख़िलाफ़ बाकायदा केस बन जाएगा।
तो ये जो हमने ओपन हैंडेड छोड़ा हुआ है कि कोई बच्चा है वो किसी के घर जॉब कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है गवर्नमेंट को नहीं पता, सिस्टम को नहीं पता, सोसाइटी को नहीं पता, तो इसके अंदर अब गवर्नमेंट को, रियासत को आना चाहिए। और अगर नहीं आएंगे तो फिर ये रिजवाना जैसी बच्चियां जो है पाकिस्तान के अंदर इसी तरह मजलूमियत की तस्वीर बनी रहेंगी। मैं रिजवाना के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और जज साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे, और इनकी बेगम साहिबा के लिए मेरी दुआ है कि आप किसी न किसी नफ्सियातदान के पास से जाके इलाज करवाएं। इस तरह लोगों के बच्चों को ब्रूटली डैमेज करना, उसे सज़ा देना, उसको तोड़ फोड़ देना, उसको ज़ख्म कर देना, ये कोई इंसानियत नहीं है। को खुदा खौफी करें, आपके अपने बच्चे हैं, कल अगर आपके बच्चों को अगर इस दर्दनाक सूरत हाल से गुजरना पड़े तो फिर आपकी सूरत हाल क्या होगी।